कहा जाता था, ये रामलीला ग्राउंड से कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान की पुलिस और आर्मी सरकार के खिलाफ बगावत कर दे। इसका समर्थन कौन कर रहा था भाई? आरएसएस ही कर रही ये किसने कहा था? जेपी मूवमेंट का पूरा आरएसएस। ये किसने कहा था? नाम बोलिए। तो आलोक जी झूठ बोल के मत भागिए। किसने भी कहा था? ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था, उसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था। सुधांशु जी, अचानक संविधान को लेकर आपकी पार्टी इतनी आक्रामक हो गई है जिससे ये शक पैदा होता है कि दरअसल जिस तरह से विपक्ष ने आक्रामक होकर आपको घेरा था चुनावों के इर्द गिर्द आरक्षण के मुद्दे पर संविधान से जोड़ते हुए, उसकी वजह से आप लोग आक्रामक अब हो रहे हैं, वरना 10 साल से शासन में थे। ऐसा कोई संविधान के लिए कई महीनों वाला जश्न हमने सुना नहीं था। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी, अंजना ओम कश्यप नॉट मोदी एंड आलोक शर्मा की डिबेट इतनी तकड़ी होने वाली है कि पूरी की पूरी वीडियो देख के मजा आ गया। इस वीडियो में अंजना ओम कश्यप को हम बीजेपी के कार्यकर्ता से जवाब सवाल करते देखेंगे। तीनों की बहस बहुत तकड़ी है और आलोक शर्मा जी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही सरलता और सूझबूझ से अपना सवालों के जवाब देते हैं। मगर सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा, ये दोनों मेरी थ्योरी है, मेरा ये क्या कहते हैं नजरिया है कि मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में जैसे आईना लगा हो। मुझे ये दोनों की शक्ल, दोनों की बोलने का स्टाइल, जो ये बक 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 करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, झूठ निकालते हैं अपने अंदर से आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मुझे दोनों एक से लगते हैं। आप दोनों की शक्लें देखिएगा, आपको यही लगेगा ये बंदे कभी जिंदगी में सच बोल ही नहीं सकते। तो चलिए ज्यादा ना बोलते हुए आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अंशु जी, अचानक संविधान को लेकर आपकी पार्टी इतनी आक्रामक हो गई है जिससे ये शक पैदा होता है कि दरअसल जिस तरह से विपक्ष ने आक्रामक होकर आपको घेरा था चुनावों के इर्द गिर्द आरक्षण के मुद्दे पर संविधान से जोड़ते हुए, उसकी वजह से आप लोग आक्रामक अब हो रहे हैं, वरना 10 साल से शासन में थे। ऐसा कोई संविधान के लिए कई महीनों वाला जश्न हमने सुना नहीं था। देखिए, एक तो बात मैं स्पष्ट कर दूं, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस की घोषणा तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कार्यकाल के पहले ही वर्ष में कर दी थी। तो संविधान के प्रति हमारी निष्ठा, याद करिए जब प्रधानमंत्री जी प्रथम कार्यकाल में आए थे तो जिस ढंग से उन्होंने संसद की चौखट पर सर झुकाया था, संविधान को बाद में उन्होंने सर माथे लगाया और संविधान दिवस मनाने की बात कही, ये संविधान के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है। और आज क्यों आया तो वो भी मैं बताना चाहता हूं ना जी। एक कहावत होती है हिंदी में, बगल में छुरी मुंह में राम। तो अगर कोई हत्यारा छुरी छुपाकर ऊपर से एक भेष बनाकर सामने आ जाए और आकर आपके इलाके में प्रचार करने लगे, तो जनता को उससे आगाह करना बहुत जरूरी होता है कि ये जो चोला ओढ़ रखा है, इस चोले के पीछे कौन कौन सा छुरा छुपा रखा है और इसने कौन कौन से कारनामे कर रखे, इसलिए यह आवश्यकता है। और एक और कारण भी है कि हम संविधान के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए। जब 75वें वर्ष में प्रवेश करें तो इसका मतलब यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण पूर्ण हुआ और हर 75वें वर्ष के ऊपर हमने कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण कार्य किया। जैसे स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल वाला विषय दिया था। याद करिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की जो हमारी एक्साइल गवर्नमेंट थी, उसके 75 वर्ष पूरा होने पे 2018 में आपको याद हो कि उस आजाद हिंद फौज के जो भी सैनिक थे जीवित, उनकी परेड कराई गई थी। तो अब संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो निश्चित रूप से याद करना चाहिए। संविधान का पहला वाक्य क्या है? हम भारत के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आज की पीढ़ी को याद होना चाहिए, हम भारत के लोगों के सारे संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे 1975 में। आपके मूल अधिकार समाप्त, जिसमें आपके जीवित रहने, आपके स्वतंत्र रहने, आपके देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के आधार सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। दूसरी चीज याद रखिए, पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जा सकती थी तो आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। यह कैसा था?
मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जलियांवाला बाग कांड जिस कारण से हुआ था वो था रॉलेट एक्ट 1919 में जो ब्रिटिश सरकार लाई थी, उसमें यही प्रावधान था कि सरकार जिसको चाहे बगैर मुकदमा चलाए जेल में रह सकती है। वही इन्होंने डीआईआर और मीसा में प्रावधान किया था 1975 में कि जिसको चाहे उसको सरकार जेल में अंदर रख सकती है। और डीआईआर के प्रावधान ये थे कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर सिर्फ इतना कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, आप जेल में गए, जेल की अपील नहीं, और इसके अलावा आप कोर्ट नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 38वां 39वां संविधान संशोधन में सरकार के किसी निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, कोर्ट के अधिकार समाप्त। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के बारे में कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं कर सकता था, यह रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार की दोषी पा ली गई थी। बहुत सारी चीजें, आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि संविधान की हत्या होती क्या है। तो ये बगल में छुरी मुंह में राम वाले जो लोग हैं, ये जो स्वांग रचा के आए हैं, इन्होंने कितनी गहरी हत्या करने की साजिश रची थी, वो 75वें वर्ष में याद करना आवश्यक है। ठीक है, 75वां वर्ष है, इसीलिए इस तरह से कई महीनों तक 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक इस तरह के आयोजन की बात हो रही है। एक शुरुआती कमेंट आलोक जी आप भी कर लीजिए, उसके बाद से हम डेटा सामने रखेंगे कि आखिर संविधान को लेकर सियासी रूप से अगर हम देखें तो ये जंग क्यों छिड़ी हुई है। वो नंबर्स भी आगे रखेंगे, लेकिन पहले आलोक जी सवाल ये है ना कि अगर इमरजेंसी इस देश की सच्चाई है तो आप भी तो बार बार आते हैं ना बताने के लिए कि संघ ने क्या किया, संघ ने कितने दिन तक तिरंगा नहीं लहराया, संघ ने क्या क्या किया था, संघ में कौन थे, वो भी आपकी इतिहास को कुरेद कर आपके भविष्य पर लांछन लगाएंगे। आलोक जी कि मुझे लगता है कहावत से शुरू हुई है डिबेट, कहावत से ही शुरू करते हैं। एक कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये कहावत पूरी तरह से आज की संविधान की हमारी जो डिस्कशन है वो बीजेपी की सरकार पर पूरी तरह से फिट बैठती है। इन्होंने कहा साहब निष्ठा है हमारी, कोई निष्ठा विष्ठा नहीं है इनकी, निष्ठा नहीं है, मजबूरी है। जब देश की जनता जाग खड़ी हुई तो चुनाव में जब झटका लगा तो इनकी निष्ठा नहीं, वो मजबूरी जागी है, और मजबूरी का ही परिणाम है कि आज ये संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के ऊपर चर्चा करने की और प्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं। 75वें साल में ही क्यों भाई, 10 साल से संविधान को कुचल रहे थे रोज, तब संविधान याद नहीं आया। 75 साल हो रहे हैं तो संविधान याद आएगा। संविधान हर समय, हर व्यक्ति को, हर देश के कोने में संविधान ही सब कुछ है, लेकिन वो चीज इनके साथ नहीं थी। और मैं अब बात करता हूं कि इनकी मजबूरी क्यों है, इनकी निष्ठा क्यों नहीं रही। संविधान सभा हो, संविधान सभा की चर्चाएं हो, इनके ऊपर तमाम नकारात्मक टिप्पणियां आज तक सामने हैं। इन्होंने तो यहां तक कहा था आरएसएस ने कि ये भारतीय नहीं है, इस संविधान में तो कुछ भी भारतीय नहीं है, ये तो पश्चिम का है। आज ये भारतीय हो गया क्या? ये तो अपशुगन है क्या? ये अपशुगन हो गया क्या? अरे भाई, आप कहते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। इनका एक वो एकात्मतावाद का कोई वो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वाक्य है, वो मेरे सुधांशु भाई को बहुत अच्छी तरह याद होगा कि एकता अखंडता के लिए खतरा है, तो ये तो आरएसएस की सोच थी। और अभी के वर्तमान के युग में भी मोहन भागवत जी का आप वक्तव्य देख लीजिए, समीक्षा की बात होती है और नीति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कहते हैं टू मच डेमोक्रेसी। वेंकट चरैया की जो कमेटी थी, रिव्यू कमेटी, वो किसके शासनकाल में आई थी, ये भी जरा देख लीजिए। एक विवेक दोबराय साहब हैं, वो इकोनॉमिक एडवाइजरी के में कहीं पर प्रधानमंत्री के कार्यालय में वहां पर पूरी तरह से कार्यरत हैं, वो कहते हैं कि नया संविधान होना चाहिए। अरे भाई, आप भी संविधान की बात करेंगे, फिर कहावत कहता हूं कि एक तो कहावत है हमारे यहां पर कि छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। आपने संविधान की ताकत को समझा ही नहीं। आपने पूरी तरह से एक केवल चोला पहन रखा है। आप इमरजेंसी का चोला पहनते, इमरजेंसी पे आ जाते हैं। इमरजेंसी लगाई, संविधान के तहत लगाई, और जिस तरह के हालात थे उन हालात में अगर कोई और दूसरा प्रधानमंत्री होता वो भी वही कदम बनाता। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर खेद व्यक्त किया। इंदिरा जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, और चाहे तमाम प्रवक्ता हो, हमने खेद व्यक्त किया। हम तानाशाही नहीं लाना चाहते थे। हमने 150 सांसदों को बाहर करके आईपीसी की धाराओं में परिवर्तन नहीं किया। 21 महीने इमरजेंसी रही। 21 महीने में जिस तरह के हालात देश में थे, जिस समय पर लगाई गई, वो भी पूरे देश ने देखा। और हमें तो ये पता चला कि आरएसएस ने भी पूरा सपोर्ट किया था। आईबी के तमाम चीफ जो है वो आज तक पर ही कह के गए, आज तक के एक इंटरव्यू में, कि पूरी तरह से आरएसएस ने समर्थन किया था। बाला साहब
ठाकरे साहब ने भी समर्थन किया था, जो इनके साथ रहने वाले थे। और अगर वहां पर इमरजेंसी के बाद तानाशाही थी और तानाशाही और अधिकारों की और मूल अधिकारों को हमने हनन करने की बात सोची होती तो 21 महीने के बाद चुनाव नहीं होते। चुनाव कराए इंदिरा गांधी जी ने और चुनाव में वो हारी और अपना बोरी बिस्तर बांधकर घर चली गई, जनता के बीच में वापस गई। और ये लोग 2 साल 2.5 साल सरकार नहीं चला पाए। उस सरकार में क्या हुआ आज उस समय नहीं। 1980 में पुनः जनता ने कहा कि इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस ही बेटर है, इनको वापस लाते हैं। ठीक है। तो ये भी किस मुंह से आरएसएस की बात, जो आरएसएस लोग हैं इमरजेंसी की बात करते हैं। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, 10 साल तक रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई, आज मजबूरी में आपको संविधान की बात करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वास्तव में देश की जनता जाग उठी है कि संविधान में जो चीजें लिखी थी उनको किस तरह से तहस नहस किया है। कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, किसी भी चीज को इन्होंने छोड़ा ही नहीं। और यहां तक कि जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया, उसको भी नहीं छोड़ा है। न्यायपालिका में देखिए ना, सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिनकी अवहेलना होती है, हजारों हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे जिनके ऊपर क्रियान्वयन नहीं होता है। आप विधायिका में देखिए कि क्या क्या हुआ। 7 बजे आपने संविधान के दायरे में आकर शपथ दिलवाई थी क्या महाराष्ट्र में? आपने बैंक्वेट हॉल में अरुणाचल प्रदेश के विधायकों की बुलाकर एसआर बोमई केस को धज्जियां उड़ाते हुए आपने जिस तरह से वहां पर सरकार को गिराया था वो पूरे देश ने देखा। मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, अभी नया नया प्रयास हुआ था। और चंडीगढ़ मॉडल तो आपने सबने देखा ही होगा कि चंडीगढ़ में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप लोग किस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मोदी जी के मामले में आंखें बंद करके बैठ जाता है। अगली बारी का इंतजार कीजिए और एक बार फिर से आपको बताते हुए प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। आलोक जी, अब आपकी बारी खत्म हो गई है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए, मैंने पहले भी आपको कहा है, एक बार पुनः कह रही हूं, अगर आपको अन्य चैनलों पर उंगलियां उठानी है तो उन चैनलों पर जाकर हिम्मत दिखाइए बोलने का। यहां पर आकर उनके खिलाफ खींच मत निकाला कीजिए। बार बार आपको कहती हूं, ये आज तक इसको स्वीकार नहीं मानता है। वापस आते हैं अपने डेटा पर। मैं इस पर आपसे सुधांशु जी सवाल करूंगी, क्योंकि 77 में जब 21 महीने बाद उन्होंने चुनाव कराए थे तो 154 पर सिमट गई थी इंदिरा गांधी। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि फिर जब 1980 में चुनाव हुए महज 3 साल बाद, तो उन्होंने 1971 से भी ज्यादा, 352 सीट से भी ज्यादा 353 सीट दे गई थी। ये तो इस देश की जनता है। उस इमरजेंसी को भुलाकर 353 पर उनको पहुंचा दिया। हालांकि वोट उनका 1% जरूर 1% गिरा था। लेकिन अब जरा नंबर्स पर आते हैं, जिसकी चर्चा मैं शुरू से करती हूं। तो सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। संविधान को लेकर लड़ाई सियासी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। उनके कई नेताओं ने खुद भी बोला था कि हम अगर 400 पार जाएंगे संविधान बदलेंगे। सत्ता पक्ष इमरजेंसी का नाम लेकर कांग्रेस पर संविधान का आरोप लगा रही है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए तो ये संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है ही, लेकिन दलित वोट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ विपक्ष लगातार बोलता रहा कि आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तो 32% दलित वोट मिले, जो कि 2019 के मुकाबले 7% कम थे, ज्यादा थे, माफ कीजिएगा। इंडिया की हम बात करें, इंडिया गठबंधन की। एनडीए को देखिए 35% दलित वोट मिले, जो कि 19 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले 5% कम, यानी 5% गिरावट दलित वोट में बीजेपी के लिए आ गई। दलित एनडीए से छिटके, इसका सबूत तब भी मिला जब 84 रिजर्व सीटों में से एनडीए को सिर्फ 39 मिली, जबकि पिछली बार 54 रिजर्व सांसद थे उनके रिजर्व सीटों पर। ये नंबर्स है सुधांशु जी। इंडिया गठबंधन के इस बार 42 रिजर्व सांसद बने, जबकि 2019 में 11 थे। यूपी में भी दलितों की पसंद बदली। इंडिया गठबंधन को 2014 के मुकाबले इस बार 19% ज्यादा जाटव वोट मिले, अन्य दलितों के 41% ज्यादा वोट मिले। जबकि जाटवों ने एनडीए को इस बार 6% ज्यादा वोट दिया, लेकिन अन्य जो दलित थे उनमें 16% ने एनडीए को कम वोट दिया। 16% की गिरावट एनडीए की तरफ आई। इसकी वजह से यूपी की कुल जो 17 रिजर्व सीटें थी, उनमें से 8 सीटें इंडिया गठबंधन, 8 एनडीए के पास गई, जबकि पिछली बार इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली थी। एनडीए को 15 रिजर्व सीट, जो 8 सीटें गई इंडिया गठबंधन, उसमें एक बाराबंकी की सीट जो कि सतीश पुनिया के बेटे को मिली, 1 सीट रिजर्व सीट, बाकी 7 के साथ मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ही गई थी। लोकसभा चुनाव में अगर पिछड़ों की बात करें, अपर ओबीसी यानी यादव, कुर्मी, कोयरी ने 35% इंडिया गठबंधन को वोट किया, 19 के मुकाबले 11% ज्यादा। एनडीए को अपर ओबीसी का 48% वोट मिले, जो कि 2019 के मुकाबले
4%, मामूली गिरावट लेकिन 4% का डिक्रीज था, वहां पर बहुत बड़ा गेन था। लोअर ओबीसी, राजभर, निषाद, नाई जैसे जो जातियां हैं उनको इंडिया गठबंधन को 25% वोट मिले, जो कि 19 के मुकाबले 7% का राइज था। लोअर ओबीसी जो कि इंडिया गठबंधन को एनडीए को मिले उसमें बराबर ही था, 58% ही उनका वोट रहा, वहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर ये नंबर साफ इशारा कर रहे हैं सुधांशु जी कि आपको ये समझ में आ गया, ये बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है, संविधान की नहीं है। संविधान के जरिए विपक्ष ने सीधा आरक्षण का मुद्दा उठाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे और पिछड़ी जातियां आपसे भाग गई। ये चुनाव के नंबर्स हैं, तब आप लोग इस मुद्दे पर आक्रामक हुए हैं, क्या ये सच नहीं है? दोनों बातों का जवाब देता हूं। अंजना जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारे कांग्रेस के लोग कहावतों में भी कितना वोट बैंक का ध्यान रखते हैं। मैंने पहली कहावत क्या बोली थी, बगल में छुरी मुंह में राम, और इन्होंने बोला 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी हमने राम की कहावत बताई, इन्होंने हज की कहावत बताई। वैसे वो कहावत भी इन्हीं पे लागू होती, मतलब वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं, मगर 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो जनाब आप पे लागू होता। और आप ही के स्टेटमेंट के आखिरी वाक्य से बोलता हूं, इतनी बार धारा 356 का उपयोग किया गया, लोगों को याद दिलाता हूं 1980 में जब इंदिरा जी की सरकार आई इमरजेंसी के बाद, तो 1 दर्जन या 9 या 10 थी विपक्ष की सरकारें इस आधार पे बर्खास्त कर दी गई कि आपकी पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई है तो अब आप राज्य में सत्ता में नहीं रह सकते। ये था 900 चूहे खाना। 1992 में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ढांचा गिरने के बाद बर्खास्त करते समझ में आता, बीजेपी की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनका क्या लेना देना था। ये होता है 900 चूहे खाना। और इस कदर सरकारें बर्खास्त की कि जो एसआर बोमई केस आपने बताया 1994 में सर्वोच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा कि अब आगे से कोई सरकार तभी बर्खास्त होगी जब वो सदन के पटल पर बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी। और एसआर बोमई केस में यह सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा कि सदन में किसका बहुमत है यह किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रपति या राज्यपाल ही क्यों ना हो। यह था 900 चूहे। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, चलिए पुरानी बात नहीं अभी की बता दीजिए, सर्वोच्च संवैधानिक संस्था होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है यूनियन कैबिनेट, उसके ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, संविधान की रक्षा थी या संविधान की हत्या थी। प्रधानमंत्री से ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन, जो सिर्फ कैबिनेट का रैंक है, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है, जैसे कैबिनेट का रैंक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी है। तो यह बताइए, यह संविधान की रक्षा थी या संविधान की हत्या थी? कैबिनेट से पारित प्रस्ताव को ऐसे कागज फाड़ देना संविधान की रक्षा थी या हत्या थी? और आइए, जब आप विपक्ष में हैं, केंद्र द्वारा पारित कानून सीएए के खिलाफ राज्य विधानसभाओं से पारित करना हत्या थी या रक्षा थी? और मैं पूछना चाहता हूं, संविधान में कई चीजें बदलने के लायक थी, संयोग से वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अभी जो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, शाबानो केस को पलट दिया। उसने कहा शरिया कुछ भी कहता हूं, मुस्लिम महिला को कंपनसेशन का अधिकार होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप इसके पक्ष में या विरोध में? और जो आपने किया था वो संविधान की रक्षा थी या हत्या थी? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, हत्या का सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा है। संविधान की हत्या के मुसलसल गुनहगार आज बन गए हैं संविधान रक्षा के फर्जी झंडा बरदार। अब मैं आपके आंकड़ों का जवाब देता हूं। अंजना जी, जो आप लोगों ने आंकड़े दिए हैं, इसमें पहली बात तो यह है कि अभी भी इस वर्ग में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। पर मैं आपके जो रिसर्च टीम है उससे भी कहना चाहूंगा, ऐसा लगता है कि उन्होंने जो आंकड़ा दिया है यह पूरी तरीके से यूपी, बिहार या नॉर्दर्न इंडिया सेंट्रिक है। इसमें केरल की पिछड़ी जातियों, तमिलनाडु की पिछड़ी जातियों, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर की पिछड़ी और दलित जातियों के बारे में उल्लेख नहीं है। जहां पर सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन वाले तो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। उड़ीसा में हमने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई, यूपी वाले में ना मिला है। सुधांशु जी, अगर आप ये बताइए, यूपी वाले में हमने यूपी अलग कर दिया है सर, बस आपको बता दे रही हूँ। यूपी वाले में हमने यूपी के नंबर्स अलग कर दिए हैं, हमने बताया है कि कितना जो नुकसान हुआ मायावती को वो किस तरफ गया है। लेकिन हमने जब ऑल इंडिया डेटा दिया है CSDS के हवाले से, हमने ऑल इंडिया डेटा एनडीए और इंडिया गठबंधन का दिया है। बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। अगर ऑल इंडिया डेटा दिया है तो आपके लोग जो कह रहे हैं यादव, कुर्मी, तो बताएं ना दक्षिण में वो कलिंगा, कापू, कामा किसको दिया है? यदि आप ये बताइए कि मान लीजिए इड़वा किसको दिया है, कुरबा किसको दिया है, ये तो आंकड़े में नहीं दिख रहा है। जहां पे हमने 45% वोट पाया है कर्नाटक में,
जहां हमने 17% वोट पाया है केरल में, और तमिलनाडु में पहली बार हमने कांग्रेस से ज्यादा वोट पाया है, 11.5% वोट हमारा है, और जबकि ये डीएमके के साथ गठबंधन में लड़े थे तब ये 10.25 वोट पाए। तो मुझे लगता है कि जब पूरे देश का हम विवरण रखेंगे तो हमें पिक्चर ज्यादा क्लियर समझ में आएगी जातियों के हिसाब से। पर एक बात आपकी बात से बहुत स्पष्ट हो गई, ये हो गई कि सामाजिक क्षेत्र हो या भौगोलिक क्षेत्र, आज पैन इंडिया पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो गई, जो कि इनके 7-8 राज्यों में तो शून्य आए हैं। अब समाज का कोई भी वर्ग हो और भारत का कोई भी राज्य हो, वहां पर सबका मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। केरल में एक सीट पाने वाली भाजपा से कांग्रेस और कम्युनिस्ट, जिन्होंने 19 सीटें पाई, मिलकर लड़ रहे थे। ये इस बात का प्रमाण है। हमें पंजाब में सीट न मिले मगर फिर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़ रहे थे। तो ये इस चुनाव का एक यथार्थ है जिसे समझ। ठीक है आलोक जी, अब आपके पास अपना अगला प्रश्न लेकर आती हूं, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि तीसरे फेज का चुनाव होने वाला था। तेलंगाना में वोटिंग होनी थी। गृह मंत्री अमित शाह की उस समय एक डीप फेक वीडियो सामने आया। तफ्तीश में दिल्ली पुलिस ने कहा अरुण रेड्डी, जो कि तेलंगाना के कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो दिल्ली पुलिस के हिसाब से, आरोप लगा, उसे अरेस्ट किया गया। रेवंत रेड्डी तक को समन किया गया। आप ही के जिग्नेश मेवानी है विधायक, जिनके पीए पर सीधा आरोप लगाया उस वीडियो को फैलाने का। उस डीप फेक वीडियो में क्या था? दरअसल जो 4% मुस्लिम आरक्षण है उसको खत्म करने की बात की जगह SC ST आरक्षण को खत्म कर देंगे हम, ये अमित शाह उस वक्त गृह मंत्री उनके मुंह से बुलवाया गया। अब वो डीप फेक वीडियो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी उनके कार्यकर्ता नेता से अगर जुड़ता है तो क्या ये पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो सेट नहीं हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर आप कहते हैं कि खतरा है, फिर उसको जोड़ते हैं आरक्षण से, आरक्षण के मुद्दे पर डीप फेक वीडियो अमित शाह जैसे उनके नेता का रिलीज किया जाता है, जिससे ये भ्रामक स्थिति पैदा हुई कि आरक्षण खत्म करेंगे, और उसी का एक तरह से खामियाजा हुआ बीजेपी के लिए। तो दूसरी तरफ बीएसपी, जिसे लगभग 24% का नुकसान जाटा वोट में हुआ, आपको 19% उसका गेन हो गया। अन्य जो एससी है उसमें 15% का नुकसान हुआ मायावती को, वही 41% का गेन आपको हो गया। क्या ये सब कुछ रिलेट होता हुआ नहीं दिखता है सीधा डीप फेक वीडियो और प्रोपेगेंडा से? आलोक जी देखिए, रिलेट तो होता हुआ ये दिखता है कि किस तरह से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और मीडिया पर उसका प्रचार और मोदी जी का ब्रांड का गुब्बारा फुलाया गया, ये कहीं ना कहीं टूल किट नजर आता है। अब नजर आता है कि आपने कहा कि कहीं पर किसी ने कोई वीडियो फेक जारी किया। अरे भाई, पिछले 10 साल से तो पूरा हिंदुस्तान फेक वीडियो की फैक्ट्री से ही जूझ रहा है जो भाजपा चलाती है। अगर किसी ने कोई गलती की है तो दिल्ली पुलिस ने उसका संज्ञान लिया है। क्या उस वीडियो के आधार पर किसी ने कोई भाषण दिया? क्या उस वीडियो का किसी ने कोई उल्लेख किया? क्या राहुल गांधी जी ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसा वीडियो वहां पर आया है? मुझे तो आज पता चला है कि इस तरह का कोई वीडियो जो है वो पूरी तरह से फेक था और इसका हमें फायदा मिला। वीडियो फेक था, गलत था, दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया, ये तमाम चर्चाएं आई यहां पर मीडिया के अंदर। मुझे लगता है कि आज जो ब्रांड मोदी गुब्बारा है उसको पूरी तरह से किसी तरह से जो फट गया है, दोबारा से उसको हवा भरने का प्रयास किया जा रहा है। ये केवल एक कारण, एक फेक वीडियो आ गया उसकी वजह से पूरा चुनाव प्रचार जो है बदल गया और चुनाव बदल गया, ये गलत है। तमाम जो अयोध्या के सांसद से लेकर एक इनकी सांसद प्रत्याशी जो राजस्थान से थी और तमाम इनके जो प्रत्याशी थे, उन्होंने संविधान के ऊपर चुनाव के पहले और दूसरे चरण में जिस तरह के भाषण दिए, उससे देश को पता चला कि इनकी असली मंशा क्या है और 400 पार का नारा ये क्यों दे रहे हैं। 400 पार देंगे तो क्या होगा? अभी इनको कहावत में भी हिंदू और मुसलमान नजर आते हैं। जिस पार्टी की ऐसी सोच हो, ऐसे प्रवक्ताओं की, उनको कहावत में भी हिंदू और मुसलमान नजर आते हैं। मुझे लगता है कि वो काला दिवस ही मना सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार आरएसएस से हैं और आरएसएस हमेशा से काली सोच है और काला ही उनका पूरा कृत्य है। ये काले दिन ही मनाएंगे, काले दिवस ही मनाएंगे। 10 साल सत्ता में रह के तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी काले दिवस ही मनाएंगे। मैं तो अभी देख ही रहा था कि किस तरह से मधुकर दत्तात्रेय देवव्रत जी ने, मैं 3-4 पत्र उनके पढ़े अभी 1-2 दिन के अंदर। हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति उनकी एक किताब है, आरएसएस के चीफ हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी को 2 पत्र लिख के दोनों में कहा कि हम पूरी तरह से ये जो आपातकाल है इसका समर्थन करते हैं।
कि हमारा कोई बिहार आंदोलन, तमिलनाडु आंदोलन, यूपी आंदोलन किसी से कोई लेना देना नहीं है और हम इंदिरा जी आपके साथ खड़े हुए हैं। 2 पत्र तो मैंने अभी देखे कि किस तरह से है। मुस्लिम आरक्षण का समर्थन तो भाजपा करती है। मुस्लिम आरक्षण का जिसने 4% मुस्लिम आरक्षण सामाजिक आधार पर कर्नाटक में दिया, उनके साथ तो सरकार में अभी ये बैठे हुए थे और सरकार में पूरी तरह से अभी मिलकर कर्नाटक में चुनाव लड़ा है। और इनका जो 5 पार्टियों का एक मैनिफेस्टो जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश के अंदर आया, उसमें भी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात थी, हमने नहीं की। लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करके हिंदू मुस्लिम करना इनका पुराना काम है। तमिलनाडु में भी भ्रामक आंकड़े दे रहे हैं। अरे भाई, हम तो लड़े ही 9 सीटों पर थे, आप 39 की जगह शायद 37 सीटों पर लड़े थे। तो स्वाभाविक है कि आप जब 4 गुना सीटों पर लड़ेंगे तो वोट परसेंटेज, आपके वोट परसेंटेज के मामले में आप ज्यादा रहेंगे। लेकिन इस तरह के भ्रामक वो देकर आंकड़े, आप ये ना कहें कि तमिलनाडु में भी आप आगे चल रहे हैं। अब बात आती है कि वास्तव में जो आंकड़े आपने आज तक पर दिखाए, ये आंकड़े केवल दलितों तक, शेड्यूल ट्राइब तक, शेड्यूल कास्ट तक या केवल उस तक आधारित नहीं है। इनमें आप देखिए महिलाओं पर कितना असर पड़ा है महंगाई का, युवाओं पर बेरोजगारी का कितना असर पड़ा है। युवा आज अग्निपथ हो, अग्निवीर हो, तमाम जो योजनाएं आई हैं, सारे जो पेपर लीक हुए हैं, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इन तमाम चीजों का एक एक करके असर पड़ा है। गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई। आपने दही और उसके ऊपर जिस तरह से जीएसटी लगा दिया, जीएसटी कलेक्शन आपने 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया। कहां से? गरीबों की थाली से आपने जीएसटी को चुराया है। नोटबंदी करके आपने अपने धनाढ़ मित्रों को मदद पहुंचाई है। आज माइनॉरिटी आपके खिलाफ है, गरीब आपके खिलाफ है, एससी एसटी खिलाफ है, महिला आपके खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि भाई, आपकी नीतियों के कारण ये सारी दिक्कत हुई है। बेरोजगारी से किस तरह से संविधान की रक्षा होती है, महिला अत्याचार कितना बढ़ा है, एससी एसटी पर जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 50% अत्याचार बढ़ गया है। सुसाइड रेट हिंदुस्तान में बढ़ गया है। आईआईटी के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इतनी निराशावादी जो समाज के अंदर निराशा आपने भरी है, उसके मूल सूत्रधार मोदी जी हैं, जिन्होंने नफरत पैदा की है। 80, 20, शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली में दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेता हूं, मॉब लिंचिंग वालों को फूल की माला पहनाना, ये रोज आए दिन संविधान की हत्या हुई है। आपने भारतीयता के जो आत्मा है भारत की, उसको ठेस पहुंचाई है। आप कम से कम देवरस जी के 2 लेटर पढ़ लीजिए इमरजेंसी के ऊपर, सुधांशु भाई, आपको समझ आ जाएगा कि इमरजेंसी में आरएसएस ने सपोर्ट किया था, और किया था कि नहीं किया था, बता के जाइएगा शो के अंत में। इमरजेंसी पर आरएसएस ने सपोर्ट किया था, नहीं किया था, इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन एक और आरोप आपकी सरकार पर सुधांशु जी लगता है, वो ये कि आप सियासी फायदे के लिए दिवस की घोषणा करते हैं। कुछ ऐसे ही दिन है जो हमने निकाले हैं, इसमें अगर कुछ बदलाव हो आप बताइएगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में मंजूरी मिली 11 दिसंबर को, आपने ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, उसको भी कई लोगों ने पॉलिटिकली कहा कि आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 19 जनवरी को 21 को ऐलान हुआ, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाएंगे, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में, और मई में बंगाल में चुनाव था, तो इसका वो कनेक्शन एक निकलता है। 14 अगस्त 2021 को ऐलान हुआ कि 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। 9 जनवरी को अनाउंस हुआ कि हम 2022 में कि हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के बलिदान दिवस पर। मार्च में पंजाब के चुनाव थे। ऐसे ही 12 मार्च 2024 को ऐलान हुआ कि 17 दिसंबर को हम हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे, और लोकसभा इलेक्शंस के जस्ट पहले। तो विपक्ष का यह आरोप है कि आप ऐसे दिवस के जरिए सियासी फायदा लेने की कोशिश करते हैं, घोषणाओं के जरिए, जैसा कि अब आप ये कर रहे हैं, संविधान हत्या दिवस। इस प्रकार के जो आरोप लगाते हैं, पहले तो क्या विचित्र बात करते हैं आलोक जी। आरएसएस से समर्थन किया था, आरएसएस से प्रतिबंध काहे लगाए थे भाई? आरएसएस वालों को उठा के बंद काहे किए थे? मतलब कुछ कोई बात निकाल कर और उस पर भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे। बाला साहब देवरस जेल में थे, संघ के सर कार्यवाह, क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक सब जेल में थे, अटल जी अडवाणी जी जेल में थे, असमर्थन किया था तो काहे नहीं आपने क्या लेटर लिख के भेजा कि हमें समर्थन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो फर्जीफिकेशन वाली आप लोग हिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो हाँ आरएसएस ने समर्थन किया था एक दौर में कांग्रेस का, मैं याद दिलाना चाहता हूं सन 62 के युद्ध के समय समर्थन किया था, और ये भूल गए थे कि नेहरू जी की सरकार ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था। और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को बुलाया गया था। हाँ समर्थन किया था 1965 की वॉर के समय। मैं बताना चाहता हूं ना भाई, दिखा क्या रहे हो तो प्रतिबंध क्यों लगाया था ये भी बता दो।
समर्थन देने वाले पे प्रतिबंध क्यों? आधा सत्य बोलो, पूरा बोलो मेरे भाई। 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिन लोगों को बुलाया था उसमें संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी भी थे। अब मैं दूसरी बात का जवाब देता हूं अंजना जी। देखिए, जिन दिवसों की बात कही गई, मुझे बड़ी वेदना होती है कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास में रोमांचित करने वाला बलिदान है कि छोटे छोटे बच्चे चुन दिए गए और वो बड़ा वाला बच्चा इसलिए रो रहा था छोटे से कि तू मुझसे पहले शहीद हो जाएगा, मैं बड़ा हूं तो मैं बाद में चुना जाऊंगा। उसके लिए एक शब्द आज तक नहीं निकला। वो करना राजनीति है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली, मैं कोट करना चाहता हूं, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के समय कोई जाके चेक कर ले, क्लीमेंट एटली का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब है, जो आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उसमें स्टेटमेंट है कि भारत में इस समय जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। ये 1920 और 30 का नहीं है, ये 1942 का नहीं है। हमें इसलिए छोड़ना पड़ रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन सैनिकों ने पूरी खिदमत की ब्रिटिश क्राउन की, अब उनकी निष्ठा खत्म हो गई है। वो आईएनए की वजह से हुई थी। और मैं कह रहा हूं कि 18 फरवरी 1946 को नेवी के विद्रोह के बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया था। और क्लीमेंट एटली का ये कोट है कि गांधी जी के बारे में उन्होंने मिनिमल कहा था, जो पीबी चक्रवर्ती चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के किताब की रेफरेंस में है। इसलिए छोड़िए, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में करना राजनीति है। 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस करना राजनीति है। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है तो वो भारत की आत्मा पर आघात करता है, जो कहता गुरु गोविंद सिंह जी के चाचा नेहरू का दिवस मनाना, जबकि जब उनकी डेथ हुई ही वॉज 75, वो बाल दिवस कहां से है मेरे भाई? उसका बाल दिवस से संबंध है और गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बाल दिवस संबंध नहीं है। वो कर दीजिए तो राजनीति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने किया है ईमानदारी से, देश की मान बिंदुओं से जुड़े हुए जो जो समय थे, जो जो दिवस थे, उन सबको किया है। और मैं कहना चाहता हूं, जब योग दिवस का प्रस्ताव हम लाए तो 170 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने समर्थन किया। यूएन की हिस्ट्री में आज तक कोई समर्थन नहीं किया, द्वितीय प्रस्तावक बने। यूएन की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है 170 देश सेकंड प्रपोजर बने हो। इसलिए हमें आपसे कहना चाहते हैं, वास्तविकता यह थी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो आप कहते हैं ये हत्या हुई, तो इसकी मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपने तो, बाकी तो छोड़ दीजिए, आपने तो नेता को देश से ऊपर कर दिया। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। जैसे हिटलर ने, रुडोल्फ हेस्ट ने न्यूरमबर्ग में 1934 में नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी, जर्मनी इज हिटलर। और आप कहते हैं माफी मांगी। मैं कहता हूं कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी है जी। इन्होंने इजराइल हमास को लेकर सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव पारित किया फिलिस्तीन के फेवर में। एक प्रस्ताव दिखाया इन्होंने आपातकाल की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया हो। इंडिया इज इंदिरा की निंदा करते हुए सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव दिखाइए। ये होता ढोंग। आज भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, उस पर खड़े हैं। इजराइल हमास के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, मगर इमरजेंसी के लिए किए गए कुकृत्यों के लिए, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, इसके लिए सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव नहीं। अगर उसके लिए नहीं था तो इजराइल हमास के लिए क्यों था, ये बता दीजिए। ठीक है, इस सवाल का सीधा जवाब आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि आज भी वो कहावत है ना, कहीं भैया अरे आप कहना क्या चाहते हैं भाई? कभी 1920 में घुमा रहे हैं, कभी 30 में घुमा रहे हैं। प्रतिबंध क्यों लगाया था, प्रतिबंध कब लगा, इमरजेंसी कब लगी, समर्थन कब किया, वो जेल में थे। मैं तो कह रहा हूं हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति, ये तो आपको पता नहीं है। इसमें 2 पत्र उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लिखे। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। इसमें 203 नंबर पेज पर पढ़िएगा और आप कहेंगे तो मैं इसकी प्रति आपको भेज दूंगा, आपके पास नहीं होगी तो, कि किस तरह से आप लोग ढोंग करते हैं। जेल में बैठकर भी आप इमरजेंसी का ही समर्थन कर रहे थे। जेल में इसलिए डाला गया कि आपने पूरे देश के अंदर केरोसिन डाल दिया था और केरोसिन डालकर उसमें तिल्ली लगाते थे। यहां से रामलीला ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड से ये कहा जाता था, ये रामलीला ग्राउंड से कहा गया कि पूरे हिंदुस्तान की पुलिस और आर्मी सरकार के खिलाफ बगावत कर दे। इसका समर्थन कौन कर रहा था भाई? आरएसएस ही कर रही थी। ये किसने कहा था? जेपी मूवमेंट का पूरा आरएसएस। ये किसने कहा था? नाम बोलिए। तो आलोक जी झूठ बोल के मत भागिए। किसी ने भी कहा था, ये जयप्रकाश नारायण ने कहा था, उसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, क्या किसी ने भी कहा था, यही है। मैं फिर कहूंगा जेपी, अरे सुनिए ना भाई, सुधांशु जी रुक जाइए। सुनिए ना भाई, सुनते नहीं ना, अब यही तो प्रॉब्लम है।
जेपी नारायण अंजना जी इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, आरएसएस नहीं, वो जेपी ने बोला। आप कह रहे हैं किसने भी बोला? सुनिए ना भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अरे सुनिए भाई, प्रभु आपकी दुखती नस मैंने पकड़ ली ना। जो व्यक्ति आर्मी की बगावत की बात करता हो, पुलिस की बगावत की बात करता हो, और उसको आरएसएस समर्थन दे रही थी पूरे मूवमेंट को, सच्चाई थी कि नहीं थी? क्या आप लोगों को देशद्रोही कहा जाए कि नहीं कहा जाए? आप लोग इन अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबरी करते थे कि नहीं करते थे? क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर और द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ आज आपको सुभाष चंद्र बोस जी याद आ रहे हैं? और उस समय पर आरएसएस सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में भारतीय युवाओं की भर्ती करा रही थी। पूरी तरह से आज तक पे जो रिपोर्ट चली और अंजना जी ने जो कहा कि इन सब चीजों का रिलेशन है, पंजाब में चुनाव होगा तो वहां का हो जाएगा, अब यूपी में गठबंधन करना था तो वहां पर भारत रत्न दे दिया जाएगा, बिहार का चुनाव था तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर को दे दिया जाएगा। क्या 10 साल से चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर तमाम लोग नहीं थे समाज के अंदर, चर्चा के अंदर? तो मुझे लगता है कि हर चीज इनके लिए राजनीति है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संविधान को कुचलने के अलावा इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया है। उस समय के आईबी चीफ टीवी राजेश्वर जी ने आज तक पर स्वयं कहा कि आरएसएस आज वहां पर समर्थन कर रही थी उस समय पर इमरजेंसी का। क्या ये सच है कि नहीं है? क्या आज तक पर चला कि नहीं चला? क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर आपने अंग्रेजों की सेना में भारतीयों की भर्ती कराई कि नहीं कराई? आज भी वही कर रहे हैं आप। आज भी हमारे तमाम बच्चे, युवा बच्चे यूक्रेन की वॉर में फंसे हुए हैं, इजराइल की वॉर में फंसे हुए हैं। आप एक रेजोल्यूशन पास करके आप ये बताइए कितने बच्चे हिंदुस्तान के, ठीक है सुधांशु जी जवाब दीजिए। इजराइल और रशिया यूक्रेन की वॉर में कितने हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं? बताइए जरा, कितने वहां पर रोजगार लेने गए और वहां पर फंस गए वो? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विश्व गुरु साहब को अपनी आत्मस्तुति से आगे उनको कोई चिंता नहीं। 84 के दंगों पर पूर्व प्रधानमंत्री तक ने माफी मांगी, लेकिन इमरजेंसी पर माफी नहीं मांगी, ये उनका प्रश्न था। इसकी वजह वो पूछ रहे थे। सिर्फ एक लाइन में जवाब आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है हमने इमरजेंसी के लिए भी खेद व्यक्त किया। बालासोर में, उड़ीसा में इंदिरा गांधी जी ने खेद व्यक्त किया, उसके बाद तमाम बड़े लीडर्स ने खेद व्यक्त किया, लेकिन आरएसएस खेद व्यक्त करे क्या इमरजेंसी का सपोर्ट? सुधांशु जी जल्दी से। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, आलोक जी ने बोला, दर्शक समझ सकते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो मेरे भाई कि जेपी का भी सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी का भी सपोर्ट किया और उसके बाद आपने हमें जेल में डाल दिया? तो गजब बात भाई। कुछ तो तर्क में थोड़ा तथ्य ध्यान रखिए कि आप कह रहे हैं जेपी ने बोला कि आर्मी बाहर आ जाए और उसका आरएसएस ने समर्थन किया, फिर आप कह रहे हैं इंदिरा जी का लिख के समर्थन किया, फिर इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया। और अगर यह है तो मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से जाके चेक करिए मित्रों, किन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2। इमरजेंसी के समय किस ढंग से केजीबी ने भारत के पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया था। यूरी बेजमेनेव के स्टेटमेंट को देखें जिसमें यहां तक आरोप है कि सीधे कांग्रेस पार्टी के पास पैसा आता था। मेरे भाई, उस समय की क्लासिफाइड, और अगर कांग्रेस में कुव्वत है तो उस किताब के ऊपर मुकदमा करे जाकर। आपने तो यह कहा ना, उसने कहा कि भारत की पूरी व्यवस्था उसके चंगुल में थी, और अगर देखा जाए तो आपने उस समय कम्युनिस्टों के चंगुल में रहते हुए संविधान का प्रीएम्बल बदल दिया था। सेकुलर सोशलिस्ट इसलिए डाला, आपने पहले फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म किया, प्रीवी पर्स खत्म किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाए, फिर सोशलिस्ट वर्ड तक ले आए, और अब जितने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं सब में साफ है। मैं दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे भरोसा करना, आलोक जी की बात पे किताब जाके पढ़ना, मित्रों किन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 किताब जाके पढ़ना, ये की किताब स्टेट स्टेट किताब जाके पढ़ना, वहां पर सारी बातें कि यूरी बेजमेनेव का स्टेटमेंट पढ़ना। हाँ जी दोस्तों, वीडियो लंबी जरूर थी मगर पूरी की पूरी देखनी वाली थी। मुझे पक्का यकीन है आपको बहुत मजा आया होगा, आपके बहुत सवालों के जवाब मिले होंगे इस वीडियो में। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल माई डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। ऐसी वीडियोस मैं हर रोज अपने चैनल पे लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगली लेके आऊंगा मैं आपके लिए। चैनल पे बने रहिएगा, तब तक के लिए सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।